वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आरआरबी एनटीपीसी सीरीज के एक नए सेट के साथ यहाँ पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज यहाँ पर हम लोग फिर से नो फार्मूला नो ट्रिक ओनली लॉजिक के साथ आज फिर से एक नए सेट की यहाँ शुरुआत करेंगे। आज काफ़ी जो चुनिंदा सवाल है वो यहाँ पर लाए गए हैं आप लोगों के लिए, तो ज़रूर इस सेशन को पूरा देखें, इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे सवालों के सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो आपको एक बहुत ही बेस्ट लॉजिक यहाँ पर दी जाएगी जिससे कि आप लोगों को आगे चलकर हिसाबों को बनाने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं एक नए सीरीज के साथ। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर इस समय जो पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं वो सवाल है, यदि a स्टार बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो 4 स्टार 3 प्लस 15 स्टार 8 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखें कि आपको जो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है a स्टार बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस तरह के कई सवाल एसएससी और खासकर रेलवे वगैरह में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देनी है स्टूडेंट्स की, इस तरह के जब भी सवाल हों तो ये आपको एक तरह की आप इसे समझ लें कि एक तरह की फार्मूला दी गई है, जैसे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर की एक फार्मूला होती है, उस प्रकार इसे आपको फार्मूला मान लेनी है। और जिस प्रकार आप ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर आपको 4 स्टार 3 फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपके a की वैल्यू 4, b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 4 के स्क्वायर यहाँ पे 16 और 3 के स्क्वायर 9, यानी कि 16 9 25, तो रूट अंडर 25 की वैल्यू इसकी 5 हो जाएगी। उसी प्रकार जब आप 15 स्टार 8 निकालेंगे तो यहाँ से आपके 225 और आपके प्लस हो जाएंगे 64, तो 289, इसका हो जाएगा 17। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 4 स्टार 3 की वैल्यू हो गई 5 प्लस 15 स्टार 8 की वैल्यू हो गई 17, तो 17 5 हो जाएंगे यहाँ 22। ऑप्शन नंबर डी में है 22, आपका बिल्कुल ही हो गए सही जवाब। तो उम्मीद है कि इस तरह के सवालों इस तरह में आपके होते क्या है, ए स्टार बी की कई तरह की यहाँ पर एक्सप्रेशन बना दी जाती है जो फार्मूला के तौर पर काम करती है और आपको वहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करनी है। तो आइए बढ़ते हैं इस सेशन के अगले सवाल में। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कहते सुना है कि फलाना हिसाब छोटी है, ये तो मैं कभी बना सकता हूँ, ये हिसाब ये तो मैं कभी भी बना दूंगा, वो हिसाब वो तो क्या है मैं तो देखते के साथ बना दूंगा। बट कंपटीशन ऐसी नहीं होती है स्टूडेंट्स। कंपटीशन में आपको छोटी छोटी बातों का बेहद ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप कब किस जगह पर जाकर फंस जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और आप एक अच्छे से एग्ज़ाम्स में जहां आप क्वालिफाइड के दौर में होंगे और आप छोटी सी गलती के कारण वहां से बाहर हो सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हमारे पास समय की पाबंदी नहीं होती है तो हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब समय की पाबंदी होती है तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें बड़े ध्यान से देखना समझना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें छिपी होती है। और ऐसा नहीं है कि अब छोटा सा हिसाब देखें तो हम बिल्कुल वहाँ पर अपनी सावधानियाँ खो दें। तो कहते हैं ना कि सावधानी गई और दुर्घटना हुई, तो इसलिए छोटी सी जो सवाल है वहाँ भी हमें उतना ही अलर्ट रहना है जितना कि हम बड़ी से बड़ी हिसाब पर अलर्ट रहते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, सवाल है अगला आपका, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण 60 डिग्री है तो बाह्य कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, इस बात को याद रखें हर समय कि बाह्य कोणों का योगफल हर स्थिति में, चाहे आंतरिक कोण कुछ भी हो, तो बाह्य कोणों का आपका जो योग होता है वो हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होती है। ये फिक्स होता है स्टूडेंट्स, ये 360 डिग्री बाह्य कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, वहाँ पर बाह्य कोण के योग जो होते हैं वो 360 डिग्री फिक्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको हिसाब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये फिक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपके बीच अब तीसरा जो सवाल आ गया है, ये आपके सवाल है, यदि किसी बहुभुज में अंत कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण का 5 गुना है। यानी कि मानकर चलो अगर कोई आपके यहाँ पर इस तरह से एंगल है तो ये अंत कोण हो गए और ये आपके बाह्य कोण हो गए। तो जो अंतः कोण है वो बाह्य कोण का 5 गुना है, यानी अगर ये x है तो ये 5x हो गई। तो हमने आपको अपने पॉलीगॉन चैप्टर में बताया था
कि अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों मिलकर हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो अगर यहाँ बात करें 6x, तो 6x इस दोनों को जोड़कर यहाँ पर ऐड करके 6x हो जाएगी। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण 180, यानी यहाँ पर 6 या 18 30 डिग्री। तो x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री, यानी कि जो आपके बाह्य कोण है वो बाह्य कोण आपके 30 डिग्री हो गए। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो भुजाओं की संख्या जब भी हम ज्ञात करेंगे यानी n, तो n आपके होते हैं 360 बटा आपके बाह्य कोण। तो बाह्य कोण 30 हो गए, तो यहाँ से आप इसको घटा ले 12 बार में। तो जो n की वैल्यू है वो आपके लिए हो गई 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमेशा जब भी आप देखेंगे तो जो बाह्य कोण जो भुजाओं की संख्या होती है वो बाह्य कोण के योग यानी 360 बट्टे आपके बाह्य कोण से भाग देनी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे 8, 18, 28, 36 से भाग दिए जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 4 बचता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिससे हम लोग क्या करेंगे 8, 18, 28, 36 से भाग देंगे तो शेषफल प्रत्येक दशा में आपके 4 बचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करेंगे जो 8, 18, 28 और 36 से पूरा विभाजित हो जाए। तो उसके लिए हमें इन चारों की क्या करनी होगी, एलसीएम निकालनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 8, 18, 28 और 36 की एलसीएम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे 8, 18, 28 और 36 की आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके हो जाएंगे, फिर यहाँ हमने 2 से लगा दिया। ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पे क्या करना होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि 9 दूनी 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 72 गुना 7 यानी कि आपके हो गए 504, यानी जो एलसीएम हो गई वो इसकी 504 हो गई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 4 बचता है। तो ये तो 504 इन संख्या से पूरी कट जाएगी। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ कर छोड़ दें तो 508 हो जाएगी। तो 508 में जब भी भाग देंगे तो ये 4 हमेशा शेष के रूप में बचेगी, यानी आपके लिए सही जवाब हो गया 508। यानी 508 वह संख्या जिसे 8, 18, 28, 36 से भाग देने पर हमेशा 4 शेष देता रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 घंटियाँ हैं जो एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 4 से 4, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। यानी 4 घंटी है, एक 4 सेकंड के बाद बजती है, एक 6 सेकंड के बाद बजती है, एक 8 सेकंड के बाद और एक 9 सेकंड के बाद। तो इस तरह क्या होता है कि वह एक साथ कितने सेकंड में बजेगा, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब फिर से सभी एक साथ बजेगा। तो वो कितना सेकंड होगा जबकि सभी के समय उस समय पर आकर मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे आपके लिए है 4, 6, 8, 9 सभी के जो अंतराल हैं, इस अंतराल के अगर हम एलसीएम ले लें तो आपके जो एलसीएम है तो यहाँ पर आपके एलसीएम 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 दूनी 72, ये 72 एलसीएम हो जाएंगे। यानी कि आपको एक साथ वो फिर कितने सेकंड में बजेगा, 72 सेकंड में वो फिर सब एक साथ ही बज जाएंगे। तो यहाँ एलसीएम अगर आप लोग डायरेक्ट भी एलसीएम अगर निकालना जानते हो तो यहाँ आप निकाल सकते हो। 9, 8, 6, 4 है तो सबसे बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब इसके मल्टीपल को देखेंगे तो इसके मल्टीपल में आपके 72 आ जाएंगे। 36 भी आते हैं लेकिन 8 से 36 नहीं कटेगा तो हम लोग 72 ले लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको आती है तो थोड़ा समय और बच सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर अब आपके लिए जो अगला सवाल है कि एक समबाहुभुज की आंतरिक कोण 140 डिग्री है। तो जब आपको आंतरिक कोण 140 डिग्री दी गई है तो आप जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को जो बाह्य कोण है वो बाह्य कोण पता चल जाएगा। तो बाह्य कोण आपके 180 में 140 हम लोग माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री हो जाएगी।
तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या n बराबर मैंने बताई थी आपको, जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो 360 बटा बाई कौन कर देंगे तो 4 9 36, तो n की जो संख्या है वो आपकी 9 हो जाएगी, यानी कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन अब आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर आपके बीच है, जो कि आपके नंबर सिस्टम का सवाल है और बेहद ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो आपकी दी गई है 437 पर पावर 432 गुना 346 पर पावर 234 गुना 345 पर पावर 236 की इकाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग किसी गुणनफल का इकाई ज्ञात करते हैं तो पहले सब की हमको इकाई ज्ञात होनी चाहिए। जैसे अगर आप 12 गुना 13 गुना आप 11 करते हो तो यहाँ इकाई 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 या 3 दूनी 6, यानी कि गुणनफल की इकाई क्या हो जाएगी, गुणनफल की इकाई 6 हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें इसे जो यहाँ पर पावर को हटाकर इसे एक डिजिट फॉर्म में लाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर भी बहुत बड़ी है, इतने बड़ी पावर की गणना भी तो करनी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक नियम होती है, जैसे जब भी अगर आपके 437 पर पावर 432 की हमें इकाई की, यहाँ पर हमें पूरे की गणना नहीं, पूरा तो गणना करना संभव है नहीं, तो हम यहाँ पर सिर्फ इकाई की ही गणना करेंगे। तो इकाई की गणना करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी देखेंगे तो हर आपके जो 4 बार किसी भी संख्या को जब आप 4 बार पावर करते हैं, यानी 4 बार गुना करने के बाद, हर 4 बार गुना करने के बाद उसकी इकाई सेम होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसे 4 से हम लोग जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, पूरा पूरा कट जाएंगे। तो जब भी पूरा पूरा कट जाएंगे इसमें 4 से भाग देने पर हमेशा आपको क्या करना है, पावर को 4 से भाग दे देना। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो वहाँ पर हम लोग पावर को 4 मानकर उसकी इकाई की गणना कर लेंगे। लेकिन अगर पूरा पूरा ना कट कर आपके 4 से भाग देने पर शेष क्या आ सकता है, 4 से भाग देने पर 3 ही शेष आ सकते हैं, 1 2 3। तो अगर जो भी शेष आएंगे हम उसे पावर मानकर इकाई की गणना कर लेंगे, और अगर आपके पूरे पूरे कट जाते तो पावर को 4 मानकर हमें गणना करनी होती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पावर 7 मान के चलो, इकाई 7 है, जब भी आपके 7 पे पावर 4 होंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, आप इसे 4 बार करोगे तो 7 7 मान के चलो ये 49 हो गए, और ये भी आपके इधर 2 7 49 हो गए। फिर इकाई की गणना करोगे तो 9 9 81, यानी इसकी इकाई क्या आएगी, इसकी इकाई 1 आएगी। तो यहाँ पर जब आपके 1 आएंगे तो यानी कि पहले जो आपके टर्म है उसकी तो इकाई की गणना हो गई 1। अब आपको दूसरे की भी करनी है इसी प्रकार से। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आपके 0 1 5 और 6 ये 4 ऐसे अंक हैं कि इससे आप जितना भी पावर दे दो इसकी इकाई हमेशा यही रहेगी। 1 पर आप कितना ही पावर दो इसकी इकाई हमेशा 1 होगी, 5 पर कितने पावर दो इकाई हमेशा 5 होगी, उसी तरह 6 पर। तो यहाँ पर क्या होती है, अगर यहाँ इकाई 6 है तो इसकी यहाँ पर कितना भी पावर हो तो इकाई 6 आएगी। उसी प्रकार से यहाँ अगर 5 है तो इस पर कितना भी पावर हो तो इसकी इकाई 5 ही आएगी। अब यहाँ पर 6 पंचे 30 का 30 हो जाएंगे। तो इकाई पे फाइनली क्या आ गया, आपके 0, ऑप्शन नंबर ए हो गए बिल्कुल सही जवाब। यानी कि आपके जो ये पूरी यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के जो इकाई अंक होंगे वो 0 हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से एक इस तरह का सवाल हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार की एक्सप्रेशन दी गई होगी तो यहाँ पर आपके लिए जो ए स्टार बी दी गई है तो ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके लिए ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पर इतनी सारी यानी ए स्टार बी की फॉर्मूला ये हो गई। तो यहाँ जब हम ए बी का मान अगर 5 7 रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसे सेट कर लेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। तो जब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर आपको 5 स्टार 7 प्लस 3 स्टार 6 की मान ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर 5 स्टार 7 की मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 25 माइनस ए बी यानी 7 5 35 प्लस बी स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर 49। तो यहाँ से आप देखेंगे
आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी 39 आ जाएगी। जब आप 49 और 25 को जोड़कर 35 माइनस करोगे तो आपके यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 39 आ जाएगी। और इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 स्टार 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर आपके हो जाएंगे यानी 3 के स्क्वायर 9 माइनस ए बी यानी 18 प्लस 6 के स्क्वायर आपके हो जाएंगे 36। तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 36 और 9 45, और 45 में जब आप 18 माइनस कर देंगे तो आपके हो जाएंगे 27। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 5 स्टार 7 की वैल्यू हो गई 39 प्लस 3 स्टार 6 की वैल्यू हो गई 27। तो यहाँ से आपके इसके वैल्यू जो हो गए वो 66, ऑप्शन नंबर बी हो गए बिल्कुल सही जवाब। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर सवाल है 2000 रुपये किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2400 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 2880 रुपया हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपके 2000 5 वर्ष में 2400 हुआ, तो 5 वर्ष में आपके पैसे कितने बढ़े हैं, यहाँ पर 400 बढ़े हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 400 रुपये में आपके कितने वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे। तो सीधा साधारण ब्याज में साधारण गणना होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ब्याज आपके 2880 होंगे तो ब्याज कितने बनेंगे 880। तो जब 400 में 5 वर्ष तो 880 में 5/400 गुना 880 कर लेंगे तो 5 से ये कट गए आपके 80 बार में, और यहाँ से ये आपके 11 बार में, यानी कि 11 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। यानी कि 2880 रुपये होने में उसे 11 वर्ष लगेंगे, सीधी सी बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर समांतर सीरीज का ये क्वेश्चन आ गया है कि आपके 4, 7, 10, 13 इस तरह से एक सीरीज चल रही है, एपी की सीरीज है। समांतर श्रेणी में इसका 10वां पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसी तरह से चलती रहेगी। तो 10वां पद क्या होगा, 4, 7, 10, 13 इस तरह से। तो 10वां पद आप ऐसे भी अगर चाहोगे, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो 10 ही पद की बात है, तो आप यहाँ से बढ़ते बढ़ते 10वां पद तक जा सकते हो, आप इजीली निकाल लोगे अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। लेकिन जब भी आपको अगर यहाँ पर अगर 200 या 400 या 80, 90 पद निकालनी होगी तो आपको वहाँ तो कुछ ना कुछ लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या होती है कि जब भी हम 10वां पद निकालते हैं तो पहला पद और प्लस 9 पद जो आगे आने वाला है तो उससे हम लोग a + 9d, यानी अगर आप 11वां पद निकालते हैं तो a प्लस आपके 10d। इसी तरह अगर 100वां पद निकालेंगे तो a + 99d। तो 10वां पद हम लोग निकाल रहे तो a + 9d। d क्या होते हैं कि कितने अंतराल से ये आगे जा रहा है, या पीछे जाएगा तो वहाँ पे d की वैल्यू माइनस हो जाएगी, या आगे जा रहा है तो यहाँ d की वैल्यू 3 है। तो पहला पद आपके 4 है a, और d की वैल्यू 3 है, तो 9 गुना 3 तो 9 या 27 और 4 आपके कितने हो गए 31, ऑप्शन नंबर ए हो गए इस सवाल के सही जवाब। जब भी आपको 5वां पद निकालना तो a + 4d, यानी कि a और उससे एक कम d आपको वहाँ पे प्लस कर देनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो फिर से आपके ये एपी का ही एक सवाल है, 3, 6, 9, 12 से लेकर 99 तक का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक एपी है जिसके एपी के हमको योगफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कितने पद होंगे, n की संख्या निकालेंगे। तो n की संख्या हम लोग कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि शुरुआत से 99 तक है तो 3-3 के अंतराल पे जा रही है। तो अगर हम इसे 3 से भाग दे दें तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 33, यानी कि इसमें अगर देखी जाए तो टोटल 33 इसमें आपके टर्म होंगे। तो इनका योगफल ज्ञात करना है। तो जब भी आप एपी के योगफल यानी SN निकालते हैं तो उसके लिए आपके फार्मूला हो जाएंगे n/2। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो ये आप डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 a + an, यानी कि n/2 पहला पद जोड़ अंतिम पद। तो यहाँ पर n की संख्या हो गई 33, तो 33/2, पहला पद आपके हो गए 4 और अंतिम पद जो है वो यहाँ पर है 99 an। तो यहाँ पर आपके हो गए 33/2 गुना 99 और 4 जोड़ देंगे तो 100 आपके हो जाएगी 103। सॉरी, यहाँ पर आपके जो पहला पद है वो यहाँ पर 3 है, हमने मिस्टेक से 4 लिख दिया है। पहला पद यहाँ 3 है और अंतिम पद यहाँ पर आपके
99 है, तो यहाँ पर आपके 33/2 गुना 102 हो जाएंगे। तो 2 से यहाँ 51 बार में कटा देंगे हम, तो 51 गुना 33 आपके हो जाएंगे 1683। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी, तो यहाँ 1685 है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपके 1683 होंगे। कोई बात नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपके सही जवाब 1683 ही होंगे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक संख्या को 187 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है, तो उस संख्या का वर्ग करके उसको 17 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि जब भी अगर मानकर चलो कोई संख्या 35 है, तो हम इसे 17 से भाग दे रहे हैं, तो 17 दूनी 34, यहाँ पर शेष क्या आया, 1 आया। अब हम यहाँ पर जो 35 है, तो 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। अब हम इसे अगर 17 से भाग दें, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके फिर यहाँ पर 35 ही आ जाएंगे शेषफल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी संख्या को भाग दें या उसके स्क्वायर को भाग दें, तो हमेशा आपको एक ही बात होती है, शेष हमेशा उतने ही आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक संख्या को 187 से भाग देने पर अगर शेषफल 39 आता है, तो उस संख्या के वर्ग को भी भाग देंगे, तो वर्ग करके हम उसको 17 से भाग देंगे। तो पहले अगर हम उसे 187 से भाग देंगे तो आपके वहाँ पर 39 ही शेष आएंगे। अब इस 39 को हम 17 से भाग दे देंगे, तो 17 दूनी आपके 34, तो यहाँ पर शेष क्या आ जाएंगे, 5 शेष आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो अगला सवाल है कि आपके लिए दो संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 30 है, और दो संख्याओं का योग 30 है और उनके वर्गों का योग 458 हो, तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर हमको अंतर निकालना है। तो दोनों संख्याओं का अगर अंतर लेंगे तो यहाँ पर तो आपके जो बीच योग है वो यहाँ पर 30 है, और उनके वर्गों का योग 458 है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वर्गों का योग 458 है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इस फार्मूला की यहाँ पर से छुटकारा मिल जाए, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग अप्लाई कर लेना है कि हम लोग ए और बी की एक वैल्यू इस तरह से मान लेंगे कि वहाँ पर जो है ए प्लस बी की आपकी जो योगफल 30 हो और उसकी स्क्वायर 458 आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर डिफरेंस 3 होगी तो 3 डिफरेंस से आपके नहीं होंगे। अगर डिफरेंस 4 मानते हैं तो 30 4 34 17 और आपके 13 हो जाएंगे आपके संख्या। तो 17 और 13 अगर हम ए और बी को मान लेते हैं तो ए प्लस बी तो 30 हो गए, तो ए स्क्वायर 17 के स्क्वायर आपके हो जाएंगे 289 और 13 के स्क्वायर आपके हो जाएंगे 169। तो अगर इस दोनों को हम जोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके योगफल 458 आ जाते हैं, यानी कि वो संख्या 17 और 13 है। तो दोनों संख्या 17 और 13, तो उसका अंतर यहाँ पर 4, यानी कि ये सही बिल्कुल यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से ही दिमाग लगाकर इसे कर सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 8640 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोणों का योगफल जब भी आपको दिया हुआ होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने इस पर क्लास भी दी थी, आप लोग हमारे यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में जाकर जो चैप्टर वाइज मैथ है उसमें पॉलीगॉन चैप्टर आप लोग पूरी तरह से इसे पढ़कर इसके सारे कंसेप्ट्स को वहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 8640 दी गई है। तो जब भी योगफल दिया तो सबसे पहले हम लोग उसे 180 से डिवाइड कर देंगे और +2 कर देंगे, तो आपकी भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे 18 से कटा दें, तो 18 चौके 72 और 18 8 144, तो 48 और 2 यहाँ पर आपके टोटली इसमें 50 भुजा होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में थोड़ी सी
मिसिंग है, भुजाओं की संख्या आपके यहाँ पर हो जाएंगे 50। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग इससे जान लें कि भुजाओं की संख्या यहाँ पर 50 ही होगी। ये बिल्कुल आपके सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दी गई है कि 3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि सबसे पहली बात, जब इकाई में 6 होते हैं तो 6 इकाई होने पर या तो आपके अंतिम संख्या पर 4 होने चाहिए या अंतिम संख्या पर 6 होने चाहिए, तभी इकाई पे। तो यहाँ पर आपके कोई भी जो आपके यहाँ पर इस तरह के संख्या नज़र नहीं आ रहे हैं जिसमें कि इकाई पे 4 है, लेकिन 6 के ऑप्शन तो यहाँ पर आपके 3 हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की, अगर आपके 46 हो जाए तो आपके यहाँ पर 46 में क्या होते हैं, 50 के स्क्वायर आपके हो जाते हैं 2500, यानी कि इससे तो ये ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 60 के स्क्वायर देखें 66 में, तो 60 के स्क्वायर हो जाएंगे 36, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 56 के ही स्क्वायर होंगे, क्योंकि ये 50 के स्क्वायर 2500 के करीब है और 60 के स्क्वायर के नीचे है, तो ये 56 के स्क्वायर ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब सवाल है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 42 बचता है। तो उस संख्या में 8 जोड़कर 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 119 से जब हम भाग देते हैं तो शेषफल 42 बचता है। तो जब हम इसे 17 से भाग देंगे, अभी फ़िलहाल जब इसमें हम 17 से भाग देंगे तो 17 दूनी 34 और तो यहाँ पर शेषफल बच जाएंगे आपके 8। तो यहाँ पर अगर डायरेक्टली हम 42 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बचते हैं, लेकिन अगर हम उसमें 8 जोड़ कर इसमें भाग दें तो 8 8 आपके कितने हो जाएंगे, आपके यहाँ पे 16 शेष बच जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही, और हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ सवालों के साथ। तो यहाँ पर आज के लिए इस सेशन की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। तो अगले कुछ और भी बेहतरीन सवालों के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।